Hello everyone, how are you? Again, you're most welcome on your YouTube channel Chemistry Plus Academy. In the last session, we completed the chapter Surface Chemistry. इसको हमने टोटल मिला के 10 लेक्चर में कंप्लीट किया है। सभी लेक्चर आपको YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आपने इनमें से किसी भी लेक्चर को वॉच नहीं किया है तो आप YouTube चैनल केमिस्ट्री प्लस अकेडमी पे जाके उनको वॉच कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। टुडे विल डिस्कस अबाउट द अनदर चैप्टर दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज के जो टॉपिक होंगे हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द फैराडेज लॉ। ओके, इन दो टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ लेट वी स्टार्ट दैट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, सबसे पहले देखिएगा, यू नो अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मीन्स क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जहां पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उस दोनों प्रोसेस क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है, दैट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन में केमिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, जो केमिकल चेंज हो रहा है, उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसका और साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ओके, इट मीन्स क्या है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन में केमिकल एनर्जी जनरेट हुई है उसको आप किस टाइप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और वो केमिकल चेंज जहां पर आप रेडॉक्स रिएक्शन में जो जनरेट हो रही है केमिकल एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ओके, कुछ टर्म्स आपको पता चल रही होगी कि व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, what is the electrochemistry, what is the electrochemical change. Okay, now electrochemistry is defined as a branch of chemistry which deals with the relationship between the electrical energy and the chemical change taking place in the redox reaction. Okay, means how chemical energy produced in a redox reaction can be converted into electrical energy. The chemical changes involving production of electricity are called as electrochemical changes. Okay, now it's clear. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। टोटल मिला के हम 3 एस्पेक्ट इसके डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर के दौरान में, और इस 3 टॉपिक से आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, थर्ड इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस and what is the mechanism of electrolysis, what are the example of electrolysis, and लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट, जैसे कि फैराडे लॉ की बात करेंगे, वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, नाउ स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, आपने नाम सुना है इलेक्ट्रोलाइट्स, समझ रहे हैं मेरी बात। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो अपनी मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, समझ रहे हैं मेरी बात। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं जैसे कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के होते हैं। एसिड 2 टाइप के मिलेंगे आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। बेसिस भी क्या होंगे, 2 टाइप्स के होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। सॉल्ट भी आप जानते हो, सॉल्ट सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। चाहे वो कैसा भी सॉल्ट हो, चाहे वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, सारे के सारे सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स माने जाते हैं। इट मीन्स द सब्सटेंसेज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन स्टेट और इन द एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अब देखिए, आपको पता चल गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। अब आप क्या करोगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करेंगे। कैसे देखिएगा, सपोज आपने ये कंटेनर लिया। एक कंटेनर जनरली क्या होता है, ग्लास का भी हो सकता है और किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपने इसमें 2 इलेक्ट्रोड पुट किए। इलेक्ट्रोड आप जानते हैं, इट इज द मेटालिक रोड। एक इसमें हो जाएगा एनोड, एक इसमें क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। फिर आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आपने स्विच ऑन किया। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस जनरेट होंगे, इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट का आयंस में डिसोसिएशन हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव आयन भी बनेंगे और नेगेटिव आयन भी बनेंगे। और आपको पता है पॉजिटिव आयन जो है कैटाइन होते हैं, नेगेटिव आयन एनाइंस होते हैं। एनाइन ट्रांसफर होते हैं या मूव करते हैं एनोड की तरफ,
कैटायन मूव करते हैं कैथोड की तरफ। इससे क्या होगा, पूरे के पूरे आपके सॉल्यूशन में क्या एक सर्किट बन जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइसिस, मींस इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से जो इलेक्ट्रोलाइट्स का आयंस में डिसोसिएट होना, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, नाउ electrolysis may be defined as a process of decomposition of an electrolyte by the passing electricity in its aqueous solution और molten state। ओके, अब देखिए जो हमने ये इक्विपमेंट को जनरेट किया है, जो डायग्राम हमने बनाया है, जिसमें हमने क्या लिया, ग्लास का वेसल्स लिया था, इसके बाद हमने इलेक्ट्रोड को इसमें पुट किया है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हमने यहाँ पुट किया है। दिस apparatus इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इट मीन्स जो apparatus आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं, इसका नेम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, क्लियर है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, कंप्लीट इसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड, व्हाट इज द ग्लास वेसल, किस टाइप से इसको हम बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो सारा इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे ग्लास का वेसल है, ये वाला, दिस इज द ग्लास, उसका कंटेनर हमने लिया है। ओके, इस ग्लास की वेसल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन यूज करते हैं, जो कि जिसमें कि आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए टू मेटालिक रोड है, दिस इज द एनोड, दिस इज द कैथोड। अब एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के पॉजिटिव पोल से अटैच करोगे, दैट इज द एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के नेगेटिव पोल से अटैच करेंगे, दैट इज द कैथोड। इसका मतलब एनोड पे चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कैथोड पे चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बात समझ रहे हो कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, ये दोनों क्या इलेक्ट्रोड्स हैं। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया, यहाँ से आपने स्विच ऑन किया, इस पूरे के पूरे जो सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, उसका लाइसिस होगा, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद ये आयंस क्या करते हैं, ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, जिससे पूरे सॉल्यूशन के अंदर एक सर्किट बन जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमने इलेक्ट्रिसिटी को इसमें पास किया है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लास वेसल in which aqueous solution of electrolyte is taken. Two metallic rods are dipped into it and are connected to the electricity source. Means battery से connect किया हमने. These rods are called as electrode. First is the cathode. This is connected to the negative pole of the battery. Second is the anode. This is connected to the positive pole of the battery. It converts electrical energy to the chemical एनर्जी। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आई थिंक क्लियर है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक देखिए हम आगे के जो चैप्टर टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो डिफरेंट थिंग है। यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के। फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl का मीन्स क्या होता है, जो मेल्ट हुआ है, पिघला हुआ NaCl है। यहाँ हमने NaCl को वाटर में डिजोल्व नहीं किया है, एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं किया है, ओनली प्योर NaCl है जो मेल्ट हो चुका है। दिस इज द मोल्टन NaCl। अब देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ग्लास का वेसल लिया और यहाँ पर NaCl को पुट कर दिया जो मोल्टन स्टेट में है। इसके बाद दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे पुट किए, एनोड एंड कैथोड, आप देख सकते हैं इसमें, दिस इज द एनोड, दिस इज द कैथोड, और यहाँ पर इसको बैटरी से कनेक्ट किया है। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट है दैट इज द एनोड, जो बैटरी के नेगेटिव पोल से कनेक्ट है दैट इज द कैथोड। आई थिंक क्लियर है। इसके बाद देखिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड क्या इनर्ट है, इसका मतलब इलेक्ट्रोड में खुद में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। आगे हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड में खुद में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर इनर्ट, इनर्ट का मीन्स कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं हो रही है इलेक्ट्रोड्स में। ओके, अब देखिए जैसे इस इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ तो NaCl का क्या होगा, NaCl का कन्वर्जन हो जाएगा Na+ और Cl- में, आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर
दो टाइप के इलेक्ट्रोड है तो दो टाइप की रिएक्शन यहाँ पर होगी। इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अलग टाइप के एग्जाम्पल से, देखिएगा, समझिए। सपोज आपने यहाँ पर लिया NaCl, आप समझ रहे हैं, दिस इज NaCl। इसका वह डिसोसिएशन, इससे क्या बना, Na प्लस बना, Cl माइनस बना, कोई दिक्कत नहीं है। Cl माइनस है, दिस इज द एनाइन और दिस इज द कैटाइन, और आप देख सकते हैं एनाइन जो है एनोड पर अटैक करेगा। देखिए एट एनोड, देखिए Cl माइनस, इसके लिए मान लो 2 मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं, तो इसके भी क्या होंगे 2 Na प्लस और 2 Cl माइनस बनेंगे। हमने इसके 2 क्यों लिए, ताकि Cl को आगे जाके Cl2 में कन्वर्ट करना है, तो इसके का बैलेंसिंग करने के लिए हमने लिया है 2 Cl माइनस। अब देखिए एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए 2 Cl है, हर एक Cl से एक एक से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर 2 Cl है, अभी Cl और Cl आपस में मिक्स होकर बनाएंगे Cl2 मॉलिक्यूल। इट मीन्स Cl2 गैस कहाँ पर रिलीज हो रही है, एनोड पर रिलीज हो रही है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, एनोड पर Cl2 गैस रिलीज हो रही है। अब हम बात करते हैं कैथोड की, तो आप देख सकते हैं कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Na प्लस जो आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्किट में होते होते कैथोड की तरफ आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन इस Na प्लस के साथ अटैच होके टू Na, दिस इज द सोडियम मेटल। इसका मतलब कैथोड पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये होती है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, मोल्टन NaCl। आई थिंक क्लियर है, इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से। अब देखिए हम रिएक्शन की बात करते हैं, दिस इज द ऑक्सीडेशन। मैंने डिस्कस किया था कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, Cl माइनस का, तो Cl2 गैसेस यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं रिडक्शन में क्या होगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेज। आई थिंक क्लियर है सब कुछ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 NaCl है, उससे क्या बन गया Na और Cl2। इसको ओवरऑल रिएक्शन को लिखेंगे ना कंप्लीटली, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये 2 NaCl बनेगा और साथ में Na और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। ओके, क्लियर है। Now we will discuss about the नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। यहाँ हम बात करते हैं एक्वस NaCl। एक्वस का मीन्स क्या, हमने NaCl को वाटर में डिजोल्व करके इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है और इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। यहाँ थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होगा, देखिए कैसे। ये हमने ग्लास का वेसल लिया, इसके बाद हमने इलेक्ट्रोड को पुट किया एनोड एंड कैथोड, आप देख सकते हैं। फिर आपने इसको बैटरी से अटैच कर दिया, जो बैटरी के पॉजिटिव पोल से अटैच है दैट इज द एनोड, जो बैटरी के नेगेटिव पोल से अटैच है दैट इज द कैथोड। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है, तो आपको पता होगा इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे, तो टोटल मिला के यहाँ पर 4 टाइप के आयंस होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं NaCl से क्या फॉर्म होगा, Na प्लस Cl माइनस। HOH से क्या फॉर्म होगा, H प्लस OH माइनस, क्योंकि वाटर का भी क्या होगा इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो 4 टाइप के आयंस इसके अंदर प्रिपेयर होंगी। अब आप देखिए इसमें होता क्या है, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो 2 टाइप्स की यहाँ पे इसमें रिएक्शन होने वाली है। अब आप देखिए कि Na प्लस एंड Cl माइनस आयन फॉर्म होते हैं फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड, और H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम द वाटर। समझ रहे हैं मेरी बात। अब क्या करेंगे, Cl माइनस जो फॉर्म हुए हैं वो क्या करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके क्या करें, अटैच होंगे, और आपको पता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा वाला है, एनोड है। एंड H प्लस आयन कहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, और इससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद देखना Na प्लस आयन OH माइनस आयन जो क्या होंगे, पीछे बच जाएंगे, वो क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। ये आपके इसमें क्या हो जाएगी, कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। इसको हम किस टाइप से डिस्कस करते हैं, थोड़ा इसको समझिएगा। ओके, देखिए हम बात करते हैं इसके अंदर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ये हमने लिया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, आप देख सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप के आयन होंगे, कैसे देखिए,
कि NaCl से जनरेट होगा Na प्लस एंड Cl माइनस, H2O से जनरेट होगा H प्लस एंड OH माइनस। क्लियर है सब कुछ? ओके, अब देखिए यह हम बात करते हैं Cl माइनस एन इसका और H प्लस एन इसका। ये क्या करेंगे, एनोड एंड कैथोड पे जाके मूव करेंगे। ठीक है, देखिए दो एनाइन है यहाँ पर, Cl माइनस और OH माइनस, दो यहाँ पर कैटाइन है H प्लस और Na प्लस। जो ज़्यादा स्पीड से मूव करता है वो पहले जाके इस पर अटैच हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कंपेयर करें ना, Cl माइनस की मोमेंट की जो टेंडेंसी ज़्यादा होती है OH माइनस की कंपेरिजन में, यहाँ पर H प्लस एन की मूवमेंट की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है Na प्लस की कंपेरिजन में। तो क्या होगा, एट एनोड, एनोड पर जो अटैक करेगा या फिर जो मूव करेगा दैट इज द Cl माइनस। तो Cl माइनस के हम 2 यहाँ पे ले सकते हैं। तो क्या होगा, वही कंडीशन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव होंगे और ये 2 Cl है वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि Cl एटमिक फॉर्म में, एटम क्या होता है, रिएक्टिव होते हैं, आपस में रिएक्शन करके Cl2 का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद देखिएगा एट कैथोड, कैथोड की जब बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कैथोड में कि यहाँ पर जो है 2H प्लस आयन मूव करेंगे, साथ में इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनेगा 2H और 2H का कन्वर्जन हो जाता है H2 में। इसका मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर H2 गैस का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में एनोड पर Cl2 गैस, कैथोड पर H2 गैस रिलीज हो रही है। इसके बाद क्या होगा, जो आपके Na प्लस आयन है OH माइनस आयन है, दोनों का क्या होगा, रिएक्शन होगा। इससे क्या बनेगा, NaOH का सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा जो इलेक्ट्रोलाइज की तरह एक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन से इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। तो अब इसको कंप्लीट कैसे लिखेंगे, देखो सपोज आपने 2 NaCl यूज किए, 2 यहाँ पर क्या वाटर हमने यूज किए हैं, तो इससे क्या करोगे, आपको पता है NaCl से Na प्लस Cl माइनस, Cl का कन्वर्ट किस में हो गया Cl2 में, H प्लस इससे रिमूव हो रहे हैं, उसका कन्वर्ट किस में हो गया H2 में, फिर यहाँ से Na प्लस OH माइनस यहाँ से, तो क्या बनेगा 2 NaOH का प्रिपरेशन होगा। दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस NaCl। इस टाइप से हम बात करते हैं। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं इस रिएक्शन को, ये इस टाइप से हो जाएगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड भी किसका, कॉपर का है, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन होगा। यहाँ इलेक्ट्रोड में खुद में क्या होगी, रिएक्शन होगी, यहाँ इलेक्ट्रोड इनर्ट नहीं है। अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, दोनों एग्जाम्पल लिए थे, एक बार मोल्टन NaCl का, एक बार हमने एक्वस NaCl का लिया था, तो वो दोनों में क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोड कॉपर का है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा एनोड वाले के अंदर, कैथोड पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा मेटल का। कैसे देखिएगा तो समझिएगा, ये हमने बीकर लिया, ग्लास बीकर या फिर ग्लास का वेसल लिया, हमने यूज किया। इसके बाद हमने 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर लिए हैं, एक तो एनोड, एक यहाँ पर क्या है कैथोड। दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं, कॉपर के हैं, ध्यान दीजिएगा दोनों कॉपर के इलेक्ट्रोड है। इसके बाद में हमने यहाँ पर प्लेस किया है कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इस पूरे के पूरे कंटेनर में, समझ रहे। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले कॉपर सल्फेट का कन्वर्जन होगा Cu2 प्लस एंड SO4 माइनस, ये तो आपको पता ही है इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होगा, कंफर्म है। अब हम बात करते हैं एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोड है ना वो क्या इनर्ट नहीं है, कौन सा वाला, एनोड वाला, तो इस एनोड पे खुद में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब बताओ एनोड कॉपर का है, जब कॉपर में खुद में ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, कॉपर का कन्वर्जन होगा Cu2 प्लस, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब Cu2 प्लस क्या करेंगे, यहां से सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, बात समझ रहे हैं। दिस इज ड्यू टू द कॉपर इज मोर इजिली ऑक्सीडाइज्ड देन द SO4 माइनस, क्योंकि देखिएगा कि कॉपर सल्फेट से Cu+2 बना और SO4 माइनस 2 बना कॉपर सल्फेट से। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि SO4 माइनस भी है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन जो होता है वो इजीली होता है SO4 माइनस की कंपैरिजन में। इसलिए क्या हुआ, SO4 माइनस मींस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो आपको प्रिपेयर हुआ है SO4 माइनस, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि कॉपर की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, इसलिए क्या हुआ, एनोड का कॉपर +2 में ऑक्सीडाइज हो गया। अब बात करते हैं कैथोड की। अब देखिए यहां से क्या बन रहे, कॉपर +2 आयन बन रहे इस सॉल्यूशन से। ये कॉपर +2 आयन क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और आप देख सकते हैं जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे,
इस कैथोड की तरफ मूव करेंगे। इससे कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो इस कैथोड पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या हुआ। अब ये कॉपर तो यहाँ कन्वर्ट हो गए कॉपर में, ये आपके सल्फेट आयन बच गए। ये क्या करेंगे, इससे जो कॉपर +2 जनरेट हो रहा है इसके साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एज इट इज ही रहेगा। इसके अंदर इसकी जो अपीयरेंस में, इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि कंसेंट्रेशन जो है कॉपर +2 आयन की वो सेम रहती है पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखा कि ये कॉपर है, इस +2 से कॉपर के फॉर्म में जनरेट हो रहा है, वो कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, इस कैथोड पर। इट मीन्स कैथोड है ना, वो तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, थिक होता जाएगा, और एनोड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। क्योंकि एनोड से क्या हो रहा है, कॉपर का कॉपर +2 में कन्वर्जन हो जाएगा, तो कॉपर यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो एनोड धीरे धीरे थिन का मतलब पतला हो जाएगा। और जो कैथोड है जो कॉपर का, वो उस पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कॉपर का कैथोड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, थिक यानी मोटा हो जाएगा। तो द नेट रिजल्ट क्या है इज दैट copper is deposited at the cathode and the equivalent amount of copper from the anode is dissolved into the solution to form the Cu+2 ion। क्लियर है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कि हमने इस रिएक्शन में क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैथोड पे क्या हुआ, कि कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड बिकम थिकर क्यों हुआ, क्योंकि Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। एनोड पे क्या हुआ, द कॉपर इलेक्ट्रोड डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन, द एनोड बिकम थिकर, क्योंकि एनोड से कॉपर का कॉपर +2 में कन्वर्ट हो गया, आयनाइज हो गया। चेंज इन द सॉल्यूशन क्या हुआ, देखिए द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन अनचेंज। ये क्या कह रहा है, जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर +2 आयन होते हैं ना, उससे ब्लू कलर होता है। और आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया था, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान कॉपर +2 आयन की कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ब्लू कलर की इंटेंसिटी में क्या होगी, चेंज नहीं होगी। आप देख सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ द ब्लू कॉपर +2 आयन रिमेन अनचेंज्ड। समझ रहे मेरी बात। Rate of formation of copper +2 ion at anode is equal to rate of discharge of Cu+2 ion at the cathode। जितना अमाउंट में कॉपर +2 आयन एनोड से फॉर्म हो रहा है, उतना ही क्या होगा, कॉपर +2 आयन सॉल्यूशन से कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। इट मीन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, इसलिए पूरे के पूरे सॉल्यूशन में कॉपर +2 आयन की कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स ब्लू कलर की इंटेंसिटी क्या रहती है, इसमें सेम रहती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द electrolysis of copper sulfate solution using the copper electrode। ये तो आपके एग्जांपल्स हुए सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइसिस के, जो हमने 3 एग्जांपल लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ढंग से समझने का ट्राई कीजिएगा। अब हम बात करें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, मींस कि यहाँ पर जब हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोड पर जाके मेटल डिपॉजिट हो रहा था, जनरली क्या होता है, कैथोड पर मेटल डिपॉजिट हो रहा है, उसका अमाउंट कितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन कौन देता है, फैराडेज लॉ देते हैं। इट मीन्स वी कैन से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पर 2 लॉ को हम डिस्कस करेंगे। First is the Faraday's first law, second is the Faraday's second law। तो let me start now first law of Faraday। ओके, इसमें आप देखिएगा यहाँ हमने क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज किया है। यहाँ पर एनोड है, ये दिस इज द कैथोड। एनोड क्या है, पॉजिटिव पोल से अटैच है, कैथोड क्या है, नेगेटिव पोल से अटैच है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आपको पता है आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज किया है, तो इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, पॉजिटिव आयन भी बनेंगे और नेगेटिव आयन भी बनेंगे, आप सबको पता है इस बारे में। तो क्या होगा, ये क्या बोल रहा है कि जो भी इलेक्ट्रोड है, जैसे मान लीजिए कैथोड की बात करते हैं, इस पर आके मेटल डिपॉजिट हो रहा था, तो जो इलेक्ट्रोड पर मेटल डिपॉजिट हो रहा है, लिबरेटेड हो रहा है, उसका जो अमाउंट है, उसका मास जो है, वो डिपेंड किस पे करेगा, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने जो इलेक्ट्रिसिटी पास की है उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा, या फिर आपने जो चार्ज पास किया है उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, आप समझिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the amount of chemical reaction or the mass of any substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution। इसका मतलब ये है कि आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो
इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, जो चार्ज को पास किया है उसकी प्रोपोर्शनल होता है क्या, मास ऑफ सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है। इट मीन्स सपोज हम कह सकते हैं कि हमने कोई W ग्राम मास है इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है और आपने इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्लो की, चार्ज कितना फ्लो किया, Q पास किया आपने चार्ज। इट मीन्स W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, कि जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पर वो W है, चार्ज आपने पास किया है, इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की वो Q है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना चार्ज आप ज़्यादा पास करोगे या जितना इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास करोगे उतना ही इसमें इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस ज़्यादा डिपॉजिट होगा। ओके, अब देखिए, सपोज W ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन द पासिंग Q कूलम्ब ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ रहे हैं मेरा, कि आपने Q कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज कितना लिया, Q कूलम्ब लिया। इट मीन्स W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, दैट इज द W इज इक्वल टू ZQ। Z क्या है, Z इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। और ध्यान दीजिएगा Z का वैल्यू हर एक मेटल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिएगा कॉपर की बात करें, जिंक की बात करें, सिल्वर की बात करें, AU की बात करें, हर एक के लिए फिक्स होता है, लेकिन इन सब का अलग अलग होता है। जैसे कॉपर का जिंक का सेम नहीं होगा, लेकिन कॉपर का हर कंडीशन में एक ही रहेगा, चाहे किसी भी कंडीशन में इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा लीजिएगा, कॉपर का Z का वैल्यू सेम रहेगा, जिंक का सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इन सब का अलग अलग होगा। तो इट मीन्स Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंसेस। ओके, और आपको पता है Q इज इक्वल टू IT होता है। I का मतलब क्या है, करंट है कितना एम्पियर में, T यहाँ पर क्या है, टाइम है, मतलब कितने टाइम के लिए आपने कितना एम्पियर करंट को फ्लो किया है। अब इस Q की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, W इज इक्वल टू ZIT। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए, आपने I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर किया, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड किया, मीन्स आपने 1 एम्पेयर का जो करंट है 1 सेकेंड के लिए पास किया, तो क्या होगा, W इज इक्वल टू Z हो जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो इसका मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है वो क्या है, अमाउंट के बराबर है, कि वो अमाउंट जो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है उसके इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए Z का यूनिट क्या है, इस फॉर्मूले से आप देख लो Z इज इक्वल टू क्या है, W अपॉन Q है, तो आप लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू W अपॉन Q। बात समझ रहे हैं। W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो रहा है वो किस में, ग्राम में। Q यहाँ पर क्या है, चार्ज है वो किस में, कूलम्ब है। इसका मतलब इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर कूलम्ब, ग्राम पर कूलम्ब। ओके, क्लियर है सब कुछ। अब देखिए, हम एक नई डेफिनेशन देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की इस इक्वेशन के थ्रू। इट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस may be defined as the mass of the substance in the gram deposited when a current of 1 ampere is passed for 1 second, means 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी। जब आप 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं सॉल्यूशन में, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पर मास डिपॉजिट हो रहा है मेटल का, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आई थिंक क्लियर है। दिस इज द first law of Faraday. It's very simple and very common rule. Okay, now we will discuss about the second law of the Faraday. देखिए, फर्स्ट लॉ में हमने क्या किया था, एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज करेंगे, और हर एक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा, वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर एक सेल में क्या है, जो आप इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले रहे हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। अब आपने देखिएगा, इस टाइप से बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। इसका इलेक्ट्रोड ये नेगेटिव वाला पोल है, इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट है, मतलब ये वाला क्या है, एनोड है। यहाँ पर क्या है, कैथोड है। ये क्या हो गया, एनोड, ये इसमें क्या हो गया, कैथोड हो गया, जो बैटरी के नेगेटिव पोल से अटैच है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज किया है। हर एक सेल में इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन आप इसमें जो करंट पास कर रहे हो, चार्ज पास कर रहे हो, उसका अमाउंट क्या है, सेम है, क्योंकि आपने बैटरी सेम यूज किया है। हर एक टाइप के सेल के लिए एक ही बैटरी से आपने सबको कनेक्ट किया है। इसका मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी। अब देखिए, ये क्या कह रहे हैं इसमें, कि जब आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है, तो जो इलेक्ट्रोड पर मास डिपॉजिट हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का, किसी मेटल का, वो उस मेटल के इक्विवेलेंट मास के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझे। W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास की। यहाँ पे इक्विवेलेंट मास है
उस मेटल का, उस कैटाइन का जो डिपॉजिट हो रहा है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ रहे हैं? इसको आगे हम ट्राई भी करेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। When the same quantity of electricity passed through the solution of the different electrolytes connected in the series, the masses of the substance deposited at the electrode are डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। कि यहाँ पर क्या होगा, जो सब्सटेंस का मास डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, वो उस मेटल के, उस आयन के इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास। देखिए आपको पता है, मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास। जनरली क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द एटम कैटायन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मेटल एटम। आप जानते हो ना, एटॉमिक मास जानते हैं, उसमें आप डिवाइड कीजिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस टू कैटायन। मींस सपोज ये कॉपर +2 आयन है, ये रिड्यूस हो रहा है कॉपर में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको देखना है कि किसी कैटाइन का या किसी भी एटम का इक्विवेलेंट मास कितना होगा। आप देखिए कॉपर का है, फिर कॉपर +2 का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, जो उसका एटॉमिक मास हो। आपको पता है 63 कॉपर का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। अब देखिए इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने यूज किए हमने, 2 किए, तो आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज द इक्विवेलेंट मास। ओके, यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो इसमें आपको इसमें डिवाइड करना है। इट इज द एक्स फैक्टर, इट इज द क्या है, एक्स फैक्टर, जो हमने डिस्कस किया था नॉर्मेलिटी वगैरह में। दिस इज द एक्स फैक्टर। अब आपको पता है कि जो मास डिपॉजिट हो रहा है W, वो प्रोपोर्शनल किसके, इक्विवेलेंट मास के। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। Ag कॉपर कहाँ है, देखिए ध्यान दीजिएगा। Ag कॉपर का मतलब समझ रहे हैं ना आप। यहाँ देखिए कि यहाँ पर तो देखिए AgNO3 है, इससे क्या बनेगा, Ag प्लस बनेगा, NO3 माइनस बनेगा। तो Ag डिपॉजिट कहाँ होगा, कैथोड पर। यहाँ क्या होगा, कॉपर 2 प्लस बनेगा, SO4 2 माइनस बनेगा, तो कॉपर +2 डिपॉजिट कहाँ हो जाएगा, इस कैथोड पर। ये यहाँ पर कॉपर Ag की बात कर रहे हैं अपने आप में, ठीक है। देन मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द कॉपर। दोनों क्या प्रोपोर्शनल है, इसका मास इसका इक्विवेलेंट मास, ये क्या प्रोपोर्शनल है, इसका मास इसका इक्विवेलेंट मास, ये भी क्या प्रोपोर्शनल है। दोनों में क्या क्या डिवाइड कर दिया। अब सपोज W1 and W2 is equal to masses of the substances डिपोजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट हो रहे सब्सटेंस, उनका मास क्या लिया हमने, W1 W2 ले लिया। E1 इंटू क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंसेस। देन हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि दिस इज द W1, दिस इज W2, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। E1 क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Ag, E2 क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ द कॉपर। अब देखिए हमने फर्स्ट लॉ फैराडे डिस्कस किया था, वहां हमने इक्वेशन को डराइव किया था। वो इक्वेशन क्या थी, दैट इज द W इज इक्वल टू ZIT। आप बात समझ रहे हैं ना। तो आप क्या लिखोगे, W1 इज इक्वल टू Z1IT, W2 इज इक्वल टू Z2IT। क्योंकि यहाँ पर Z1 Z2 क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, जो हर मेटल में अलग अलग होंगे, कॉपर का अलग होगा, Ag का अलग होगा, तो इसलिए इसमें Z1 Z2 कर दिया। W1 मास किसका, Ag का है, W2 मास किसका, कॉपर का है। ये मास पे क्या डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो ये हमने दो इक्वेशन लिया। अब W1 और W2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें वैल्यू क्या आएगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1IT अपॉन Z2IT इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। इट मीन्स इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि Z जो है वो E के क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस is directly proportional to its the equivalent mass. It means Z is directly proportional to E. ये था आपके फैराडे का सेकंड लॉ, जहां पे हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज किए हैं, और इन सेल में डिफरेंट हमने इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन यूज किया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब देखिए द चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा। अब आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, Na के बराबर होंगे, Na क्या होता है, अवोगाद्रो नंबर। आप समझ सकते हैं व्हाट इज Na इज द अवोगाद्रो नंबर। आपको पता है N का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, इट मीन्स 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इतना है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो देखिएगा, द चार्ज कैरिड बाय द 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलम। बात समझ रहे हैं? ये जो वैल्यू है उसको हम कहेंगे 1 फेराडे। क्या बोलेंगे इसको? 1 फेराडे, क्योंकि फेराडे ने दिया था इसके बारे में। इट इज द कांस्टेंट वैल्यू और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द फेराडे कांस्टेंट। और फेराडे कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। 1 फेराडे का मीन्स क्या होता है? 96500 कूलम पर मोल। पर मोल का मतलब क्या है? यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब देखिए, आप यदि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में 1 फेराडे चार्ज को पास करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस का, मेटल का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। और आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ग्राम में अमाउंट, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट मास। 1 मतलब इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। 1 का मतलब क्या हुआ, जितना इक्विवेलेंट मास है उतना ही आपने ग्राम में कैलकुलेट किया, यूज किया, वे किया है, उसका मतलब ये आएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो जब आप 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उस सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है। दैट इज द चार्ज ऑफ द 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स फैराडे कांस्टेंट। दिस इज द फैराडे कांस्टेंट, इट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड व्हाट इज द फैराडेज लॉ। तो उसको अच्छे से वॉच कीजिएगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि कोई आपको टॉपिक या चैप्टर डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और इसके लिए हम अच्छे से बेहतर करने का ट्राई करते हैं आपके मोटिवेशन के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।